तो एक रिलेशन हमको डिराइव करना है, इसमें 2 मार्क्स में रहेगा लेक्चर नंबर 24 में। तो सर्किट बनाओगे तुम, ये एक रेजिस्टेंस है R, इसके साथ एक की लगी हुई है, इसको सप्लाई दी हुई हमने वोल्टेज सोर्स, एक बैटरी है जिसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए एक वोल्ट मीटर हमने लगा दिया। तो इंडिविजुअल जो है हर एक एलिमेंट जो भी हम इसमें लगा रहे हैं सर्किट में, हर एक एलिमेंट के बारे में हमें क्लियरिटी होनी चाहिए, इसका फंक्शन क्या है। रेजिस्टेंस का काम है करंट को रोकना, की का काम है सर्किट में करंट को चालू करना बंद करना। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा, जब तक कुछ इसके साथ मेंशन नहीं हम मान के चलेंगे आइडियल वोल्ट मीटर है। तो जब ये आइडियल वोल्ट मीटर है तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, इसमें तो कोई करंट फ्लो होने वाली नहीं। ये पावर सोर्स, इसका काम करंट भेजना और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब तुम ऐसे समझ सकते हो कि अगर की ऑफ है तब वोल्ट मीटर रीडिंग देगा या नहीं देगा? देगा। वोल्ट मीटर इस टाइम जो रीडिंग देगा वो EMF E की रीडिंग होगी, EMF E बताएगा, यानी ओपन सर्किट TPD। और जैसे मैं की क्लोज कर दूंगा एक करंट फ्लो होगी रेजिस्टेंस R में, और रेजिस्टेंस R में जब एक करंट फ्लो होगी तो ये बताएगा क्लोज सर्किट TPD, यानी वो हो जाएगी वोल्टेज। तो वो जो वोल्टेज होगी की क्लोज करने के बाद उसकी वैल्यू EMF से कम होगी, बराबर होगी, ज़्यादा होगी, रीडिंग बढ़ेगी घटेगी उतनी रहेगी। जैसे ही करंट फ्लो होगी ये रेजिस्टेंस सर्किट में आएगा, सर्किट में आते ही इस केस में कुछ ड्रॉप होगा, उसकी वजह से भी घट जाएगा तो रीडिंग कम हो जाएगी। तो यही कारण है कि वोल्टेज जो है EMF से जनरली कम ही होती, सिर्फ एक ही सिचुएशन होती है जब ज़्यादा हो सकती है, जिसको आगे पढ़ेंगे हम, जब हम सेल को चार्ज कर रहे हो। तो अभी तो वोल्टेज कम होगा EMF ज़्यादा होगा। तो इस सर्किट की मदद से मैं करंट I के लिए एक्सप्रेशन निकालता हूँ। ये सर्किट बनाने के बाद तुम लिख सकते हो, नोट्स में तो लिखोगे SIT डॉट डैश डैश, एग्जाम में जब आएगा तो लिख के आओगे सिचुएशन इज एज शोन इन फिगर। तो सर्किट में सिचुएशन क्लियर है। अब तुम इसमें करंट के लिए एक्सप्रेशन निकाल सकते हो, करंट I इक्वल टू नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस में एक तो हो गया कैपिटल R, दूसरा आ गया स्मॉल r जो उसके साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है। NCERT में थोड़ा सा डिफरेंट वे में किया हुआ डेरिवेशन, इसको थोड़ा सिंपल बना दिया हमने, तुम इस तरह से कर सकते हो 2 नंबर में। नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमें मिला IR प्लस IR इक्वल टू E। इस IR को लिखा जा सकता है V, वोल्ट मीटर की रीडिंग। तो एक इक्वेशन हमको मिल गई E इक्वल टू V प्लस IR। तो अभी तक तुम ओम्स लॉ से एक रिलेशन जानते थे V इक्वल टू IR, अब एक और रिलेशन हमने सीख लिया, इसका इस्तेमाल भी सीखेंगे। तो इसके डेरिवेशन के तुम्हें मिलते हैं 2 नंबर, E इक्वल टू V प्लस IR। तो सिंपल सर्किट सॉल्व करना सीखने के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। सिंपल सर्किट्स को सॉल्व करने से पहले एक थ्योरम हम और पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल थ्योरम, कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट ब्रांचेस में कैसे होता है। तो हेडिंग लगाओगे रेसिप्रोकल थ्योरम, रेसिप्रोकल थ्योरम, जिसका इस्तेमाल हम करंट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं। रेसिप्रोकल थ्योरम में डैश लगा के तुम लिख सकते हो, according to it, comma, the current get divided भी लिख सकते हो, distributed भी लिख सकते हो, through various branches of a circuit, in inverse ratio of their resistances, in inverse ratio of their
रेजिस्टेंसेस। तो लॉजिक सिंपल सा है, जैसे हमें पता है कि पानी को बहकर जाना है, बहुत सारी नालियां हैं, जो नाली बिल्कुल साफ होगी उससे सबसे ज़्यादा पानी जाएगा, जिस नाली में जितना ज़्यादा कचरा होगा उससे उतना ही कम पानी जाएगा। तो सेम लॉजिक यहाँ काम करता है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें करंट कम। तो इसको हम अप्लाई कैसे करते हो हमें सीखना है। एग्जाम्पल सीखो कैसे अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल, मान लो ये कोई वायर है जिसमें करंट आई जा रही है, आगे जाकर दो रास्ते मिलते हैं। एक रास्ते में रेजिस्टेंस मिल रहा है 5 ओम, दूसरे में है 10 ओम। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इस जंक्शन पे। अगर ऊपर जा रही है I1, नीचे जा रही है I2, तो हमको I1 और I2 की वैल्यू निकालनी। अब या तो ऐसे होता कि तुम्हें इस पॉइंट और इस पॉइंट यहाँ पर ये जुड़े हुए होते और दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता होता। अगर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस पता होता तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को 5 ओम से डिवाइड करते तो I1 मिल जाता, और 10 ओम से डिवाइड करते तो I2 मिल जाता। पर यहाँ पर हमें पता ही नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस कितना, इधर जुड़ा हुआ नहीं दिखा है। ऐसी सिचुएशन में जो करंट निकालनी है तुमको I1 I2, तो पुराना वाला तरीका जो तुम मैथमेटिक्स में छोटी क्लास में सीखते थे, रेशियो प्रोपोर्शन, वो हमें यूज़ करना पड़ेगा। जैसे इस तरह के सवाल आते थे, राम और श्याम ने मिलकर व्यापार किया, राम ने 100 रुपये लगाए, श्याम ने 200 रुपये लगाए। अब साल के अंत में 50 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट किस रेशो में बटेगा, जिस रेशो में उन्होंने पैसे लगाए। तो यहाँ पर हमें करंट का रेशो निकालना होगा, किस रेशो में इस करंट को बांटना है। तो तुम ऐसे समझ सकते हो, रेजिस्टेंस का जो रेशो है R1:R2, और कोई ब्रांच होती तो R3, ऐसे हम लिखते जाते। 5:10, तो 5:10 का मतलब हो गया 1:2। तो करंट का रेशो क्या होगा, इसका इनवर्स रेशो। अब इनवर्स रेशो का मतलब रिवर्स कर दो ये नहीं होता। इनवर्स रेशो का मतलब इसका रेसिप्रोकल 1/1:1:2। और जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा सिंपल रेशियो बनाने के लिए, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, एलसीएम लेकर 2 से मल्टीप्लाई किया तो बनेगा 2:1। तो मुझे करंट को बांटना है 2:1 रेशियो में। तो I1 जो होगी वो कितनी होगी, यहां से लॉजिकली हम बता सकते हैं I1 होगी 2 हिस्सा, 2 पार्ट्स, आउट ऑफ सम ऑफ द रेशियो 2 + 1 3, आउट ऑफ 3 पार्ट ऑफ द करंट I, यानी 2/3I। और जो I2 है वो कितनी होगी, 1 पार्ट, कम जाएगी, 10 ओम रेजिस्टेंस ज़्यादा है, आउट ऑफ 3 पार्ट ऑफ करंट I। तो ये लॉजिक है, ऐसे हम रेसिप्रोकल थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो ये तुम्हें एग्जाम्पल बताया, अगर तुम्हें समझ में आया है तो तुम क्वेश्चन करोगे। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन जो तुमको आना चाहिए। मान लो 10 एम्पियर करंट यहां से चलकर जा रही है, आगे इसको 3 रास्ते मिलते हैं। पहले का रेजिस्टेंस 5 ओम, दूसरे का 10 ओम, तीसरे का 15 ओम। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इस जंक्शन ए पर आकर। 5 ओम में जाती करंट I1, 10 ओम में I2 और 15 ओम में I3। तो तुम्हें पता करना है I1, I2, I3 की वैल्यू। तो ये पता करके बताओ कितने कितने होंगे। इसको पता करने के लिए तुम्हें सेम मेथड लगाना होगा। मेथड तुम्हारे पास दिख रहा है तुम्हें छोटे वाले बोर्ड पर। तो अगर किसी ने कैलकुलेट कर लिया तो बताओ। कोई सी एक करंट मिली किसी को, कितनी?
तुम्हारा आंसर 6/11 या 60/11 है। तुम एक दूसरी तरह की गलती कर रहे हो, तुम एक दूसरी तरह की गलती कर रहे हो। दोनों की गलती क्या है देखो यहाँ से, और वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले रेजिस्टेंस का रेशो R1:R2:R3, तो 5:10:15 यानी 1:2:3। मैक्सिमम बच्चे जो इसमें मिस्टेक करते हैं, 50% बच्चे क्या करते हैं, जब रेसिप्रोकल करना होता है, हमें पता है रेसिप्रोकल थ्योरम के हिसाब से जो करंट का रेशियो होगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा, तो रेसिप्रोकल करने के बजाय ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं, बोलते 3:2:1। जब सिर्फ 2 ही हैं तब तो ठीक है, ऑर्डर रिवर्स करने से मिल जाएगा तुम्हें सही रेशियो, पर 3 है तो सही रेशियो नहीं मिलेगा। रेसिप्रोकल का मतलब 1/1:1:2:1/3। और अब अगर सिंपल रेशियो में बदलते हो तुम, तो एलसीएम लिया 6 से मल्टीप्लाई किया, सो यू विल गेट 6:3:2। तो ये गलती नहीं करनी है। अब यहां से तुम लॉजिकली बता सकते हो जो I1 है ये होगी 6 पार्ट, 6 हिस्से टोटल। हिस्से कितने, 6 और 3 9 और 2 11, 11 पार्ट्स। 6 पार्ट आउट ऑफ 11 पार्ट ऑफ द मेन करंट। मेन करंट है 10 एम्पियर, तो ये बन गई 60/11 एम्पियर। हाँ, तो वो दूसरी तरह की गलती जैसे मैंने बताया, तो तुम्हें ध्यान रखना है। I2 निकालेंगे सेम लॉजिक से, 3 पार्ट आउट ऑफ 11 पार्ट ऑफ 10 एम्पियर, 30/11 एम्पियर। I3 2 पार्ट आउट ऑफ 11 पार्ट ऑफ 10 एम्पियर, 20/11 एम्पियर। तो ये लॉजिक। तो रेसिप्रोकल थ्योरम लगाना अब तुम्हें आ जाना चाहिए। जिस तरह की गलती होती है वही मैंने बता दी तुमको, इस तरह की गलती मत करके आना, ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिले तो। अब अभी ये जो सीखा और जो तुम पहले से जानते थे, पहले से तुम जानते थे ओम्स लॉ से V=IR। अभी आज सीखा तुमने E=V+IR। अब ये जो E=V+IR होता है, ये होता है जब सेल होता है डिस्चार्जिंग मोड में, डिस्चार्ज हो रहा होता है, सेल से हम करंट ले रहे हैं। अगर सेल से करंट लेने के बजाय सेल को करंट दोगे तो सिचुएशन डिफरेंट होगी, तब सेल होगा चार्जिंग मोड में। तो कैसे सिचुएशन डिफरेंट होगी वो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ समझो। तुम्हारे पास मोबाइल फोन है, उसमें बैटरी लगी हुई है जो है 3.7 वोल्ट की, ये उसका EMF है। इसको जब हम चार्जर लगाकर चार्ज करते हैं तो चार्जर पर जब रेटिंग पढ़ोगे तुम, तो चार्जर पर लिखा है 5.5 वोल्ट, यानी तुम कितना लगा रहे हो, 5.5 लगा रहे हो चार्ज करने के लिए। उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है, इसके पॉजिटिव को इसके पॉजिटिव से जोड़ा जाता है और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में इसके एंड्स के अक्रॉस जो TPD लगेगा वो लगेगा 5.5 वोल्ट। प्रैक्टिकली जब हम जोड़ते हैं तो ये 5.5 से थोड़ा सा कम हो जाता है, पर 3.7 से ज़्यादा होता है। तभी करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होती है, तभी जो रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में चलती है। तो जो रिएक्टेंट्स से वापस रिफॉर्म होते हैं, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स बनते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिचार्जेबल सेल। तो ऐसे सिचुएशन में जो EMF है वो तो कम रह गया और वोल्टेज ज़्यादा हो गया। जब भी सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा, EMF वोल्टेज से ज़्यादा होगा, इस अमाउंट से, IR अमाउंट से ज़्यादा होगा। पर जब सेल को चार्ज कर रहे होंगे तो चार्जिंग के टाइम पर ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी और ये इक्वेशन बन जाएगी V=E+IR। वोल्टेज ज़्यादा होगा EMF से, और कितना ज़्यादा होगा, उतना ही जितना कि पहले कम था IR अमाउंट से। तो इसमें तुम स्टार मार्क करके नोट कर सकते हो। जो अंग्रेजी में हम आल्दो यट वाला फॉर्मेट यूज करते हैं, उस फॉर्मेट में नोट कर सकते हो। आल्दो EMF is greater than voltage, EMF is greater than voltage
ब्रैकेट में लिखोगे एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग, या ब्रैकेट में लिख दो सिर्फ डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग। Yet voltage can also be greater than EMF. Yet voltage can also be greater than EMF. ब्रैकेट में लिखोगे ड्यूरिंग चार्जिंग। बोर्ड में 2 नंबर में एक सवाल आता है जो कई बार रिपीट हुआ है, तुमसे पूछते हैं क्या ये पॉसिबल है कि वोल्टेज ईएमएफ से ज़्यादा हो जाए? इफ़ यस देन व्हेन, अगर पॉसिबल है तो कब? तो हमारा जवाब है हाँ पॉसिबल है। कब? जब हम सेल को चार्ज कर रहे हैं। जब हम सेल को चार्ज करेंगे तो वोल्टेज ईएमएफ से ज़्यादा मिलेगा। तो अब ये जो सीखा है इस पर हम सर्किट सॉल्व करना सीखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हेडिंग सॉल्विंग सिंपल सर्किट्स। जो लोग सर्किट से घबराते हैं तो वो घबराहट तुम्हारी निकल जाएगी। अभी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, लो लेवल से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हुए हाई लेवल की तरफ जाएंगे। सर्किट्स में अगर तुम्हें इंडिविजुअल कंपोनेंट का फंक्शन पता है कि की का क्या फंक्शन है, रेजिस्टेंस का क्या फंक्शन है, बैटरी का क्या फंक्शन है, वोल्ट मीटर का, मीटर का क्या फंक्शन है, रियोस्टेट कैसे काम करता है, तो तुम कैसे भी सर्किट्स डिजाइन कर सकते हो। सर्किट्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इंडक्टर कैसे काम करता है, कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर कब ओपन सर्किट है कब क्लोज सर्किट है, इंडक्टर जो है कब ओपन सर्किट है कब क्लोज सर्किट है, कब हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कब लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो हर एक एलिमेंट की इंडिविजुअल फंक्शनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, तो फिर हम कैसा भी सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। तो सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सॉल्विंग सिंपल सर्किट्स हेडिंग में पहला सर्किट बनाओगे, क्वेश्चन की तरह ले सकते हो। ये एक सेल, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इस सेल का ईएमएफ है 6 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम और एक करंट भेज रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम में। जो आगे ब्रांच डिवाइड होकर 2 रेजिस्टेंस में करंट जा रही है और दोनों रेजिस्टेंस बराबर बराबर हैं, 6 ओम 6 ओम। तुमसे पूछा गया है कि एक वोल्ट मीटर जो हमने लगा दिया 10 ओम के साथ पैरेलल में, उसकी रीडिंग बताओ। एक अमीटर जो लगा रखा हमने सर्किट में सीरीज में, उसकी रीडिंग बताओ। और एक दूसरा वोल्ट मीटर V डैश जो यहाँ लगा दिया पैरेलल में, उसकी रीडिंग बताओ। तो तीनों की रीडिंग चाहिए हम। जब भी तुम्हें किसी सर्किट को सॉल्व करना है तुम स्टार्टिंग करोगे, करंट निकालोगे, मेन करंट कितनी होगी। तो मेन करंट जो यहाँ फ्लो हो रही है I, यानी अमीटर की रीडिंग हम यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं। करंट I होगी नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो नेट ईएमएफ इसमें 6 वोल्ट है, टोटल रेजिस्टेंस में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। इसके लिए सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट तुम्हारा रेजिस्टेंस का क्लियर होना चाहिए। जैसे 6 ओम 6 ओम पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट हो गया 3 R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। 3 के साथ 10 फिर से सीरीज में है तो 3 और 10 13 और 13 के साथ एक 14, तो डिवाइडेड बाय 14, तो ये हमें मिला 3 अपॉन 7 एम्पियर। अमीटर की रीडिंग आ गई। अब इस वोल्ट मीटर की रीडिंग चाहिए V होता है IR होता है, तो करंट इसमें 3/7 और इसका रेजिस्टेंस है 10, तो वोल्टेज हो गया 30/7 वोल्ट। फिर तीसरा वोल्ट मीटर V डैश, इसकी रीडिंग चाहिए, दूसरा वोल्ट मीटर। तो या तो तुम 6 ओम का रेजिस्टेंस ले रहे हो तो इसमें करंट जो इक्वली डिवाइड हो जाएगी, यहाँ तक 3/7 एम्पियर आ रही है 3/7, तो 3/14 जाएगी। तो या तो 3/14 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है, वोल्टेज सेम होती है, या फिर तुम 3/7 को इसका इक्विवेलेंट जो 3 ओम है उससे मल्टीप्लाई कर लो, रिजल्ट सेम ही रहेगा 3/7 इंटू 3 या फिर 3/14 इंटू 6। तो ये तुमको मिल गया 9/7 वोल्ट।
सर्किट नंबर 2, कई बार एक से ज़्यादा सेल जुड़े होते हैं सीरीज में या फिर पैरेलल में, और अगर एक से ज़्यादा सेल जुड़े हैं तो हम उनको कैसे डील करते हैं। सिर्फ 2 सेल को डिस्कस करेंगे भी। 10 वोल्ट का सेल है, ईएमएफ 10 वोल्ट, इंटर रेजिस्टेंस 2 ओम, इसके साथ सेम पैटर्न में सेम फैशन में जुड़ा है 6 वोल्ट 1 ओम। ये दोनों मिलकर सर्किट एक बना हुआ है, उसमें करंट फ्लो करा रहे हैं। सर्किट कुछ इस तरह का है, साथ साथ में बनाते चलो। तुमको जो पता करना है वही पता करना है। यहां लगे हुए वोल्ट मीटर की रीडिंग ये पता करना है। रेजिस्टेंसेस की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 2 ओम, 4 ओम, और इधर वाला जो है 3 ओम। तो हम स्टार्टिंग जो करेंगे, जो भी लॉजिक बताया, सबसे पहले मेन करंट तुम पता करोगे। अब क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमें इसमें फ्लो होने वाली करंट मिल जाए, इस जंक्शन पे आगे, यहाँ पे आगे करंट को 2 रास्ते मिल रहे हैं, करंट का डिवीजन होगा, I1 इधर जाएगी, I2 इधर जाएगी। अगर I2 मिल जाए हमको तो ठीक है, I2 को रेजिस्टेंस 4 ओम से मल्टीप्लाई करके वोल्ट मीटर की रीडिंग मिल जाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले करंट निकालो, मेन करंट I, नेट ईएमएफ। दोनों सेल करंट भेजना चाहते हैं एक ही डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में। सपोर्ट में तो ईएमएफ जुड़ गया 10 + 6। टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो तुम्हें क्या करना है, पेज पलट के पीछे नहीं जाना रफ वर्क के लिए, सारा रफ जो करना है वो वहीं करना है। तो राइट हैंड साइड पर लाइन खींचेंगे एक पेज पर, वहीं पर रफ क्या करना है, 4 और 2 का पैरेलल इक्विवेलेंट निकालना है। तो R1 R2 अपॉन R1 + R2, तो 2 4 जा 8 अपॉन 6, तो ये हो गया 4/3 ओम। तो 4/3 ओम तो ये हो गया। उसके अलावा 2 + 1 ये सीरीज, 3 + 3 6, 6 के साथ 4/3 सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 6 + 4/3, 3 LCM, 18 + 4 22/3। तो यहाँ पे आ जाएगा 22/3, 16 × 3 अपॉन 22, यानी 8 3 जा 24 अपॉन 11 एम्पियर। एक और जो बात सीखने की वही है कि बोर्ड में तुम ऐसे फ्रैक्शन में छोड़ के आ सकते हो, तुम्हें इसमें पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे सही बटा में छोड़ सकते हो आंसर, 24/11 एम्पियर। ये तो हुई मेन करंट। अब जो तुमने सीखा था रेसिप्रोकल थ्योरम, उसको लगाएंगे। करंट का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे होगा, रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में होगा। रेजिस्टेंस का रेशियो कितना है, 2:4, यानी 1:2। 1:2 है तो इनवर्स रेशियो क्या हुआ, 2:1। तो इसमें करंट कितनी जाएगी, I2 निकालनी है हमको, तो I2 जाएगी 1 पार्ट आउट ऑफ सम ऑफ द रेशियो। टोटल कितने पार्ट हुए, 3 आउट ऑफ 3 पार्ट ऑफ द मेन करंट। मेन करंट यहां तक कितनी आई, 24/11। तो ये हमें मिल गया 3 8 जा 24, 8/11 एम्पियर। तो इस रेजिस्टेंस जो कि 4 ओम का है, 8/11 एम्पियर करंट जा रही है, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग मिल गई। V = IR फॉर्मूले से 8/11 × 4, 32/11 वोल्ट। कोई भी डाउट है पूछ लो। हाँ 3 करंट के 3 पार्ट, इसका रेशियो 1:2 एग्रीड। रेजिस्टेंस का रेशियो 1 पार्ट इसमें, 2 पार्ट इसमें, ऐसे 3 पार्ट बनते हैं। 1:2, तो करंट का रेशियो क्या बना, 2:1, इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। तो 2 हिस्से करंट इसमें, 1 हिस्सा इसमें, कुल कितने हिस्से हुए, 2 + 1 3, सम ऑफ द रेशियोज, इसलिए 3 पार्ट बोल रहा हूँ। 2 ही जगह जा रही है करंट तो, पर जो रेशियो में बांटना है वो
उसके हिसाब से सम ऑफ द रेशियोज इज 3। जोर से बोलो। हाँ, ये जो अभी सिखाया था तुमको रेशियो में डिवीजन करना, कि ये वाली करंट कितनी होगी, I2 होगी 1 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट ऑफ द मेन करंट। मेन करंट कितनी है, 3 आएगा भाई। कोई चीज एलिमेंट्री लेवल पे तुम सीखते हो तो अब उसको डिफॉल्ट से लगाना आना चाहिए तुमको। तो प्रैक्टिस तुम्हें इतनी करनी है कि उस चीज को तुम डायरेक्टली लगा सको। तो रेसिप्रोकल थ्योरम को मैंने डायरेक्टली लगाया बिना R1:R2 वही लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अगले लेवल पे चलते हैं। फिर से 2 सेल हैं, 10 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 2 और आपकी बार जो जुड़े हुए हैं वो अलग तरह से जुड़े हुए हैं, उस तरह से नहीं, इस तरह से जुड़े हुए। 6 वोल्ट 1 ओम। बाकी सिचुएशन सेम रख लेते हैं। 3 4 ओम 2 ओम I1 I2। फिर से वोल्ट मीटर की रीडिंग लगानी। मान लो गलती से वो सेल उल्टे जुड़ गए तो ये वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा, तो सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। करंट कितनी आई इधर, नेट ईएमएफ, अब की बार नेट ईएमएफ 10+6 होने की बजाय क्या हो जाएगा 10-6, क्योंकि दोनों सेल अपोजिशन में काम कर रहे हैं। ये करंट फ्लो कराना चाहता है एंटी क्लॉकवाइज, वो फ्लो कराना चाहता है क्लॉकवाइज, तो एक दूसरे के विरोध में। 10-6 रेजिस्टेंस तो उतना ही आएगा 20/3। रेजिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती, रेजिस्टेंस हमेशा जुड़ेगा। तब रिजल्ट क्या आया 10-6 यानी 4 × 3/22, 6/11 एम्पियर। अब फिर से डिवाइड किया तुमने, I2 आया 1 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट ऑफ 6/11, 2/11 एम्पियर। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग आई 2/11 × 4 8/11 वोल्ट। तो ये लॉजिक, ये सब क्या है, सिंपल सर्किट्स, जिसमें तुमने ये देखा कि सेल कब सपोर्ट करते हैं कब अपोज करते हैं, करंट का डिवीजन रेसिप्रोकल थ्योरम के हिसाब से कैसे होता है, ये लॉजिक तुमने सीखा। अब एक और कंसेप्ट सीखेंगे कि V = IR कब यूज करते हैं और V = E+IR कब यूज करते हैं और E = V+IR कैसे यूज करना होता है, उसमें कैसे डिफरेंशिएशन आएगा। तो कौन सा सेल चार्जिंग होता है कौन सा डिस्चार्जिंग होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, ये एक सेल, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 10 वोल्ट 2 ओम, दूसरा सेल ±6 वोल्ट 1 ओम। डायरेक्ट जोड़ दिया हमने, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो हमें बताना है करंट कितनी फ्लो होगी। मान लो अमीटर लगा हुआ है, उसकी रीडिंग क्या होगी। तुम्हें यह भी बताना है अगर यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा दिया जाए तो उसकी रीडिंग क्या होगी। वोल्ट मीटर और अमीटर दोनों आइडियल है। तो इसमें क्या लॉजिक से हम सॉल्व करेंगे। 10 वोल्ट वाला सेल करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कराना चाहता है, 6 वोल्ट वाला क्लॉकवाइज फ्लो कराना चाहता है। वोल्ट मीटर अमीटर में पोलैरिटी होती है पॉजिटिव नेगेटिव,
करंट जो फ्लो होगी सर्किट में 10 वाले के करंट फ्लो होगी और ऐसे फ्लो होगी, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव। तो इसमें तुम यूँ कह सकते हो एक सेल तो डिस्चार्जिंग मोड में, जो करंट फ्लो कराएगा वो डिस्चार्जिंग मोड में डिस्चार्ज होगा, उसकी एनर्जी खर्च होगी, और जो 6 वोल्ट वाला है वो चार्जिंग मोड में, क्योंकि इसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी तो ये एनर्जी स्टोर करेगा। तो इसके लिए इक्वेशन लगेगी अलग, उसके लिए इक्वेशन लगेगी अलग। मैं इससे भी V निकाल सकता हूँ और उससे भी निकाल सकता हूँ, मैं दोनों तरह से V निकाल के बताता हूँ। पहले हम करंट निकालते हैं। सर्किट की करंट कितनी होगी, नेट EMF कितना लिखूँ, नेट EMF अपोजिशन में दोनों 10 - 6, टोटल रेजिस्टेंस 1 + 2, तो ये आ गया 4/3 एम्पियर। दिस इज द करंट, ये सर्किट की करंट आ गई। अब मुझे V निकालना है, तो मेरे पास 2 मेथड है V निकालने के। पहला मेथड, अगर मैं इस सेल को कंसिडर करता हूं तो ये जो टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा A और B के अक्रॉस, वो उतना ही होगा जितना C और D के अक्रॉस होगा। और ये VAB और ये बराबर होगा VCD के, क्योंकि अमीटर तो आइडियल है, उसका रेजिस्टेंस 0, उस पर कोई ड्रॉप हो ही नहीं रहा है। तो पहली कंडीशन, अगर मैं इसको यूज करता हूं तो मैं इक्वेशन यूज करता हूं V डिस्चार्जिंग मोड में, डिस्चार्जिंग मोड में यूज करूंगा तो E = V + IR। E EMF आ गया 10, ये V हो गया VAB जो मुझे पता करना है। करंट हो गई 4/3, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 2, तो VAB मुझे मिलेगा 10 - 8/3, 30 - 8 करेंगे तो कितना बचा, 22/3 वोल्ट। दूसरा मेथड, ऐसे करने की बजाय अगर मैं इस सेल को कंसिडर करता हूं तो ये किस मोड में, चार्जिंग मोड में, तो V निकालने के लिए V होगा VCD के बराबर और ये होगा E + IR। तो सीधे VCD जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा E यानी 6 वोल्ट + I, करंट मुझे पता है 4/3 और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, तो कितना मिला 6 + 4/3, एलसीएम लिया 3, 6 3 जा 18, 18 + 4 22, सेम। तो ये दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास हैं, बस तुम्हें ध्यान ये रखना है कौन सा सेल चार्जिंग मोड में, कौन सा डिस्चार्जिंग मोड में, उससे तुम्हें जवाब मिलेगा। चार्जिंग मोड में तो अलग इक्वेशन लगेगी, डिस्चार्जिंग मोड में तो अलग इक्वेशन लगेगी, ये ध्यान रखना है। तो ये हमने सिंपल सर्किट्स को सॉल्व करना सीखा। इससे आगे के स्टेप क्या है, आगे की स्टेप ये है कि मान लो ये जो सर्किट है इसमें मैं इस तरह से मॉडिफिकेशन करूं कि एक रेजिस्टेंस यहां लगा दूं बीच में, और अब मैं तुमसे पूछूं कि रेजिस्टेंस में होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप निकालो। वोल्ट मीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर की रीडिंग बताओ। तो ये सर्किट अब सिंपल नहीं रहा, ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, और इसको बोर्ड में 2 तरह से सॉल्व किया जाता है। पहला तरीका, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है यूजिंग KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जो हम आगे सीखने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में, तो तुम क्या करोगे, इन दोनों सेल्स का पैरेलल इक्विवेलेंट निकालोगे EMF का, और इंटरनल रेजिस्टेंस का भी पैरेलल इक्विवेलेंट निकालोगे। इन दोनों सेल्स को रिप्लेस कर दोगे इक्विवेलेंट बैटरी से, और फिर कैलकुलेट कर लोगे करंट रेजिस्टेंस R में, और करंट कैलकुलेट करके रेजिस्टेंस R से मल्टीप्लाई करके वोल्टेज निकालो। ये तरीका, या फिर KVL, ये 2 तरीके लगा सकते। तो सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो हमें सीखना पड़ेगा पहले सेल्स का कॉम्बिनेशन। तो सेल्स का कॉम्बिनेशन सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 25 में।